हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर देखना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो एक्सपीरियंस है ये हमें भेजा है नरेश जी ने, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तो नरेश जी बताते हैं कि उन्होंने अपना एक एजुकेशनल लोन लिया जो कि कुछ 4,80,000 के आसपास था। उनके माइंड में ये था कि जब मेरी एजुकेशन पूरी होगी और मेरी अच्छी सी जॉब मुझे मिल जाएगी, क्योंकि जिस जगह से वो कोर्स कर रहे थे वो उन्हें प्लेसमेंट भी ऑफर कर रहे थे। तो उन्होंने उनके माइंड में ये था कि मैं ये लोन लूंगा और अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा और साथ में प्लेसमेंट मेरी मिल जाएगी और मैं ये लोन उनको चुका दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। तो उनको इस चीज का रिलीफ था कि ये अमाउंट वो चुका देंगे, जो भी उनकी एजुकेशन है उन्हें परेशानी नहीं होगी। तो जैसे-जैसे लोन उन्होंने लिया और साथ में अपनी एजुकेशन वगैरह पूरी करी, तो उसके बाद जो उनके साथ प्रॉब्लम आई, उनको उन्होंने एक्सपेक्ट की थी कि उनको 40-50 हज़ार तक की जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको स्टार्टिंग में ही जो जॉब पहली मिली, वो मिली 25,000 की, जो कि उनके सिर्फ खर्चे निकालने वाली थी, जिसमें से कि उनको ईएमआई निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। फिर भी उन्होंने कोशिश करी कि मैं अपनी ईएमआई निकालता हूँ और देता चला जाता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा दौरान आ गया कि अब उनके घर के जो किराए पे घर ले रखा था, सब कुछ ले रखा था, इतने एक्सपेंसेस बढ़ गए कि अब उनका जो ईएमआई था वो भी नहीं निकल पा रहा था। अब इस चीज़ को 2-4 महीने हुए, 3-4 महीने निकल गए और उसके बाद जब वो नहीं दे पा रहे थे ईएमआई, तो बैंक वालों ने उन्हें कॉल करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने बैंक वालों को बोला कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ और मैं जल्दी से जल्दी आपका पूरा अमाउंट चुका दूँगा। अब इन सब बातों को 1 साल बीत चुका था, लेकिन ना तो सैलरी में कोई इंक्रीमेंट हुआ, ना सैलरी बढ़ी और साथ में एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए। अब इस तरह से हुआ कि कुछ उनके ऑफिस में प्रॉब्लम हुई और उनको ऑफिस से निकाल दिया गया। अब ऑफिस से निकाल दिया गया तो उनकी जो सैलरी थी वो बिल्कुल स्टक हो गई, रुक गई और उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने ही खर्चे कैसे निकालूँगा और जो ये लोन मैंने ले रखा है वो मैं कैसे ही चुकाऊँगा। वक़्त ऐसा आ गया था, वो बताते हैं मेरे अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1000 बचे थे और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाऊँ, पीऊँ या क्या करूँ या मैं घर का रेंट पे करूँ, क्या ना करूँ? जब ऐसा टाइम आ गया तो एक बार के लिए उनको लगा कि क्या ही करना चाहिए, फैमिली वाले भी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं और फैमिली वाले भी थोड़ा-सा परेशानी में ही चल रहे थे, तो उनको वो बोल भी नहीं सकता था। तो अब उन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब वो हनुमान मंदिर गए और हनुमान मंदिर में बस प्रभु से कहने लगे कि प्रभु मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस अब वो वापस आए ये कहकर और अपना किराया ना चुका पाने की वजह से उनको उस घर से भी निकाल दिया गया। अब वो फिलहाल अपने 1-2 दोस्त के पूछने लगे कि क्या मैं यहाँ पर रात में रुक सकता हूँ, नहीं रुक सकता हूँ? तो उनके 1-2 फ्रेंड्स ने 1-1, 2-2 करके रुकवा लिया। लेकिन वो बैंक वाले उनको ढूँढ रहे थे कि वो कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं? क्योंकि जिस घर का उन्होंने पहले एड्रेस दे रखा था, वहाँ से वो निकल चुके थे। अब जैसे-तैसे वो अपने फ्रेंड के घर रहने लगे, तो बैंक वालों को पता चला, तो वो उनके पास वहाँ पर भी आ गए और कहने लगे कि अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो ये पुलिस केस हो बन जाएगा। अब नरेश जी बहुत ज़्यादा डर चुके थे और मन में ये ख्याल आ रहे थे कि क्या मैंने इतना बड़ा क्राइम कर दिया है पैसे लेकर कि अब मैं एक क्रिमिनल बन जाऊँगा? बहुत सारे मन में क्वेश्चन्स आ रहे थे। तो फिर वो अब हनुमान मंदिर गए और भगवान राम जी का जाप करने लगे, नाम जाप करने लगे और कहने लगे कि प्रभु मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, नहीं होगा। मुझे उन्होंने एक डेट दे दी है जिसमें मुझे वो पैसा चुकाना है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अब अर्निंग कहाँ से करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है। ये सोच के उनकी आँखों से ना आँसू बहते चले गए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब प्रभु के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। जब वो रात में अपने घर गए, तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। सुबह मॉर्निंग में उठे तो आँखों में आँसू अभी भी झर ही रहे थे कि उनके पास ना एक कॉल आती है। वो कहते हैं कि अ, हमें आपके किसी फ्रेंड ने आपका नंबर दिया है कि आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं, सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो नरेश जी ये सुन के थोड़ा-सा हैरान भी हुए और खुश भी हुए कि चलो कुछ खाने-पीने का तो पैसा निकल ही आएगा। जब वो फ्रीलांसिंग करने के लिए गए वहाँ पर, तो उनको उनका काम काफ़ी पसंद आया।
तो वो बताते हैं कि उसी पर्सन ने, उसी क्लाइंट ने उनको 2-4 जगह और रेफर कर दिया, जहाँ से कुछ उनको पैसे निकल आए। साथ में उनकी जो मम्मी-पापा थे, उनका कॉल आया कि उनकी एक ज़मीन थी, जो कि अ, ऐसी थी कि जिसके ऊपर परेशानियाँ चल रही थी, कानूनी कार्रवाई ऑलरेडी चल रही थी, जिसको उन्होंने ज़ीरो ही समझ लिया था, वो बिक गई है। तो उसका थोड़ा-सा अमाउंट हम आपको दे देते हैं। तो ये सुनकर उनको बहुत खुशी हुई और मन में ये हैरानी भी हुई कि एक ऐसी ज़मीन जिस पे पहले ही जो विवादित थी, वो कैसे बिक ही गई। अब उनको थोड़ा इत्मीनान आया और उन्होंने बैंक वालों को खुद ही फ़ोन किया कि मैं आपको कल अमाउंट प्रोवाइड कर दूँगा। वो अपने गाँव में गए और वो पैसे लिए और वो उन्होंने बैंक वालों को प्रोवाइड कर दिए। वो कहते हैं मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि प्रभु मेरी इतनी मदद करेंगे और ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा। वो कहते हैं कि एक ऐसा टाइम जब मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरे रिलेटिव्स ने भी मेरे को झाँकना छोड़ दिया था। मैं एक-एक पैसे का मोहताज था, किसी ने मुझे नहीं देखा। जब ऐसा वक़्त आया मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु के पास गया। तो वो कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपको ईश्वर पे यकीन करना चाहिए। जब आप एक ऐसे किसी संकट में हो जिसका निवारण कोई कर नहीं सकता, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ईश्वर पे ही यकीन करना चाहिए। तो बिल्कुल चमत्कार होते हैं और हो सकता है कभी आपके साथ भी चमत्कार और आप भी अपनी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमें फॉरवर्ड करें या किसी को भी फॉरवर्ड करें। तो आई होप आपने ये वीडियो पसंद किया होगा और ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस या आपने कभी प्रभु की भक्ति में कुछ महसूस किया हो तो आप हमें भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।